भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों, उनके संघर्षों और एक साथ देखे गए भविष्य की महागाथा है। तो आइए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं कि आखिर ये लिखी कैसे गई। जरा एक पल के लिए सोचिए, 1 अरब लोगों के लिए एक नियम किताब कैसे लिखी जाए, वो भी एक ऐसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं हों, हजारों मान्यताएं हों और अलग-अलग संस्कृतियां हों। हर किसी की आवाज को इसमें शामिल करना ये उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती थी। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब जानते हैं। आखिर ये संविधान होता क्या है? संविधान शब्द दरअसल संस्कृत के 2 शब्दों को जोड़कर बना है। सम, जिसका मतलब है बराबर, और विधान यानी कानून। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ ऐसे कानून जो देश के हर नागरिक पर एक बराबर लागू हों। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही एक देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। और हमारे इसी संविधान ने भारत को एक गणतंत्र बनाया। पर अक्सर लोग राजतंत्र और गणतंत्र के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत सीधा है। एक राजतंत्र में, जैसे यूनाइटेड किंगडम, वहां देश का प्रमुख वंश के आधार पर बनता है, मतलब राजा या रानी। लेकिन भारत जैसे गणतंत्र में देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद चुनाव से तय होता है। जनता अपना प्रमुख खुद चुनती है। बस यही बुनियादी अंतर है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर हम गणतंत्र दिवस 2 महीने बाद 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसका जवाब छिपा है 26 जनवरी 1950 की तारीख में। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। बस उसी पल देश का सबसे ऊंचा पद किसी राजा की वसीयत न होकर जनता के चुनाव से तय हो गया। भारत असल मायनों में एक गणतंत्र बन गया और इसीलिए ये तारीख इतनी खास है। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई। भारत के लिए अपने संविधान की मांग कोई एक रात में पैदा हुई चीज नहीं थी। इसके पीछे दशकों का लंबा, बहुत लंबा संघर्ष था। ये एक विचार था जो धीरे धीरे वक्त के साथ मजबूत हुआ। देखिए, इसकी पहली झलक 1895 में मिलती है, जब बाल गंगाधर तिलक ने एक अनौपचारिक मांग रखी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का भविष्य तो भारतीय ही तय करेंगे। 1934 आते आते एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से एक संविधान सभा की मांग की और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को और साफ करते हुए कहा कि ये सभा वयस्क मताधिकार यानी सभी को वोट देने के हक के आधार पर चुनी जानी चाहिए। कहानी में एक बड़ा मोड़ आया साल 1928 में। उस समय के एक ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड बर्किनहेड ने एक तरह से भारतीयों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिस पर सब राजी हों। और इस चुनौती का जवाब था नेहरू रिपोर्ट। ये भारतीयों की तरफ से संविधान बनाने की पहली बड़ी और ठोस कोशिश थी। और आपको पता है ये रिपोर्ट अपने समय से कितनी आगे थी? अंदाजा लगाइए इसमें कितने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव था। 1 या 2 नहीं, पूरे 19। उस दौर में ये एक कमाल की, बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। उस वक्त की एक बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग समेत कई दूसरे दलों के साथ सहमति नहीं बन सकी और ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। इस नाकामी ने उस दौर के गहरे राजनीतिक मतभेदों को भी सामने ला दिया। तो भारतीयों की कोशिश के बाद अब गेंद अंग्रेजों के पाले में थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और उन्हें युद्ध में भारतीयों के साथ की सख्त जरूरत थी। इस दबाव में उन्हें कुछ प्रस्ताव लेकर आने पड़े। अंग्रेजों ने 2 बड़े प्रस्ताव रखे। पहला था 1940 का अगस्त ऑफर और दूसरा था 1942 का क्रिप्स मिशन। दोनों का मकसद एक ही था, किसी तरह भारत का सहयोग हासिल करना। लेकिन ये प्रस्ताव भारतीय नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आए। अगस्त प्रस्ताव पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है, मतलब एक ऐसी चीज जो पहले से ही बेजान और बेकार है। और फिर आया क्रिप्स मिशन। इसे तो महात्मा गांधी ने और भी तीखे शब्दों में खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एक असफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा। सोचिए, क्या जबरदस्त तंज था। मतलब एक ऐसा वादा जो एक ऐसे बैंक से मिला है जो खुद डूब रहा है
और वो वादा भी भविष्य की किसी तारीख का है। तो सवाल ये है कि इन प्रस्तावों को क्यों ठुकरा दिया गया? वजहें साफ थीं। पहली, दोनों में सिर्फ वादे थे, वो भी युद्ध खत्म होने के बाद के लिए। दूसरी, इनमें पूरी आज़ादी की कोई बात ही नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात, इन प्रस्तावों में कहीं न कहीं भारत के भविष्य के बंटवारे के बीज छिपे हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते होते अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां से कुछ बदलना तय था। एक नई शुरुआत की दहलीज पर देश खड़ा था। देखिए, युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था, और वहीं दूसरी तरफ भारत में आज़ादी की लहर अपने चरम पर थी। इसी बीच ब्रिटेन में सरकार भी बदल गई, और जो नई सरकार आई वो भारत के मसले पर बातचीत करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार थी। तो एक बार देखते हैं कि हम अब तक कहाँ पहुंचे हैं। दशकों से भारतीय अपनी मांग पर अड़े हुए थे। नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक भारतीय कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अंग्रेजों के 2 प्रस्ताव भी खारिज हो चुके थे, और अब ब्रिटेन में एक नई सरकार के आने से एक नए अध्याय की उम्मीद जगी थी। सब कुछ एक जगह आकर रुक सा गया था। दशकों के संघर्ष, मांगों और नामंजूरियों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत को अपना संविधान बनाने के लिए आखिरकार किस चीज की जरूरत होगी, क्या करना होगा। इस सवाल का जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा।